हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं क्लास 10th सैम्पल क्वेश्चन पेपर साइंस का। और हमने सेक्शन ए बी और सी डन कर लिए हैं। अब हम लोग सेक्शन डी करने वाले हैं जिसमें 3 क्वेश्चंस हैं, 34 to 36 लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सृष्टि heated ethanol with a compound A in the presence of few drops of concentrated sulfuric acid। सृष्टि ने इथानॉल को कंपाउंड ए के साथ हीट किया है और किसकी प्रेजेंस में? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। ऑब्जर्व अ स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड बी, और एक अच्छी खुशबू वाला कंपाउंड बी जो है वो बना है। When B is treated with sodium hydroxide, जब B को सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH के साथ रिएक्ट किया गया, इट गिव्स बैक इथानॉल। तो इसने इथानॉल जहां से हमारी स्टार्ट हुई थी वो वापस कर दिया। एंड कंपाउंड सी, और हमें एक नया कंपाउंड सी मिला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई ए एंड सी। ए और सी को आइडेंटिफाई करें। तो आपको ये क्लियर कट है कि ये इथानोइक एसिड की प्रॉपर्टीज की बात हो रही है, रिएक्शन की बात हो रही है। तो जो कंपाउंड ए है मेरे पास वो यहाँ पर इथानोइक एसिड है। तो इथानोइक एसिड हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। एसिटिक एसिड जिसको कहते हैं CH3COOH, इसका फॉर्मूला है। जो कंपाउंड सी है वो हमारे पास सोडियम एसीटेट है, जिसको सोडियम इथानोएट भी बोल सकते हैं। तो उसका जो फॉर्मूला है वो CH3COONA होता है। तो मैं इसको लिखने वाला हूँ सोडियम इथानोएट। तो सोडियम इथानोएट या फिर इसको सोडियम एसीटेट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, तो ये ए पार्ट हमारा फिनिश हो गया। नेक्स्ट इज गिव वन यूज ईच ऑफ कंपाउंड ए एंड बी। ए और बी का एक एक यूज बताएं। तो ए क्या है मेरे पास यहाँ पे? जो अपन इथानोइक एसिड की बात की, तो ये इसका यूज क्या है? तो ए का यूज हम लोग करते हैं एज अ विनेगर। विनेगर की प्रिपरेशन में हम लोग एसिटिक एसिड या इथानोइक एसिड को यूज करते हैं, जिसका यूज किस में होता है? फॉर प्रिजर्वेटिव ऑफ पिकल्स। पिकल्स के, ताकि फंजाई वगैरह ना लगे, उसको काफी लंबे टाइम तक सेव करके रखा जा सके, तो विनेगर ऐड किया जाता है। और विनेगर इथानोइक एसिड में बनता है। बनता कैसे है? 5 to 8% जब आप इथानोइक एसिड वाटर में डालते हो तो उसे वी कॉल विनेगर। तो इथानोइक एसिड लेंगे 5 to 8%, उसे वाटर में डालेंगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग इथानोइक विनेगर बोलते हैं। और कंपाउंड बी, कंपाउंड जो बी है वो यहाँ पे ईस्टर बनता है। उसकी बात अभी यहाँ पे नहीं हुई है, लेकिन मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ। CH3COO, C2H5, दिस इज ईस्टर जो कंपाउंड बनेगा। ये स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस होते हैं जो इन्होंने लिख दिया है। और जो यूज है बी का वो परफ्यूम्स में किया जाता है, और साथ में ये फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे भी यूज करते हैं। तो जैसे अपन वेनिला की बात करते हैं तो दीज आर फ्लेवरिंग एजेंट्स। तो ईस्टर भी फ्लेवरिंग एजेंट में आता है। तो ईस्टर्स का यूज परफ्यूम्स और फ्लेवरिंग एजेंट में होगा। सी पार्ट है राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व एंड नेम द रिएक्शन। तो हमें केमिकल रिएक्शन लिखनी है, दोनों, जो इथानॉल की ए के साथ हुई है और जो आपने बी का ट्रीटमेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाया है। चलिए व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं, रिएक्शन प्रॉपर लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखने वाले हैं इथानॉल की रिएक्शन। इथानॉल का फॉर्मूला CH3CH2OH होता है, प्लस इथानोइक एसिड जो कि आपका कंपाउंड ए है। रिएक्शन होगी तो ईस्टर बनेगा CH3C डबल ओ, प्लस वाटर। ये कंपाउंड ए है और ये कंपाउंड
बी है। अगर मैं इसकी बात करूं तो आप इसको थोड़ा और भी बेटर वे से लिख सकते हो, सी डबल बॉन्ड ओ, फिर ओ, देन CH2CH3। आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली मैंने प्रॉपर लिख दिया, दिस इज ईस्टर। फिर उन्होंने आपको दूसरी रिएक्शन में बोला है कि जब आप बी को यानी कि ईस्टर को अगर हम लोग हीट करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH के साथ, तो एक तो हमें अल्कोहल वापस मिल जाएगा यानी कि CH3CH2OH, और साथ में हमें एक और कंपाउंड मिलेगा सी, और वो सी कंपाउंड कौन है? वो सी कंपाउंड हमारा सोडियम एसीटेट है, इसको सोडियम इथानोएट भी बोल सकते हैं। तो ये रिएक्शन हम लोगों ने लिख के दिखानी है। इनके नेम्स क्या है? जो आपकी फर्स्ट रिएक्शन है इसको वी कॉल एस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन, इसमें ईस्टर बनता है, और इस रिएक्शन का नाम है सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें जो ये स्टेप में ये जो कंपाउंड बना है इसको सोप बनाने के लिए यूज किया जाता है, तो इसलिए इसको सैपोनिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। तो यही हमसे पूछा गया था, तो ये रिएक्शन अच्छे से याद होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। चलिए सेकंड क्वेश्चन है जो हमें इसमें ऑप्शन में मिला हुआ है, what is the role of concentrated sulfuric acid when it is heated with ethanol at 443 Kelvin? अगर हम लोग इथानॉल को यानी कि C2H5OH, जिसे आप लोग CH3CH2OH पे भी लिख सकते हैं, उसको अपन ने हीट किया है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 की प्रेजेंस में 443 केल्विन पे, तो उसका क्या रोल है? तो ये जो आपका कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है वो यहाँ पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब क्या है? ये वाटर को रिमूव कर देगा इथानॉल से, वाटर को रिमूव करेगा, और इसको अपन डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोलते हैं। गिव द रिएक्शन इन्वॉल्व, रिएक्शन इन्वॉल्व करेंगे तो ये रिएक्शन में क्या होगा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनेगा CH2 डबल बॉन्डेड विद CH2, और जो वाटर है वो बाहर हो जाएगा। तो ये रोल पूछा हुआ था जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट लिखेंगे हम लोग, और रिएक्शन लिखी पूछी थी जो हमने लिख दी। ओके, सेकंड पार्ट, रीशु बाय मिस्टेक फॉरगेट टू लेबल 2 टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड। रीशु के पास 2 टेस्ट ट्यूब है लेकिन लेबलिंग नहीं की, और इथेनॉल है एक में और इथेनॉइक एसिड है, लेकिन नहीं पता किसमें इथेनॉल है और किसमें इथेनॉइक एसिड है। सजेस्ट एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट बताइए टू आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस करेक्टली, कि हम लोग उनको करेक्टली आइडेंटिफाई कर सके। इलास्ट्रेट द रिएक्शन विद हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन, और केमिकल इक्वेशन भी लिखनी है। चलिए तो पहले आप एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे, तो हम लोग क्या लेंगे? टेक सम अमाउंट ऑफ एनी सैंपल इन अ टेस्ट ट्यूब। तो एक टेस्ट ट्यूब में जो भी सैंपल है एक का, किसी भी एक का, एनी वन सैंपल, हमें नहीं पता किसमें क्या है तो हमने एक सैंपल ले लेना है, उसके अंदर क्या ऐड करें? सोडियम कार्बोनेट, और हमने उसके अंदर सोडियम कार्बोनेट ऐड करना है। थर्ड में क्या होगा? इफ सैंपल विल बी ऑफ इथानॉल, अगर इथानॉल का सैंपल हुआ, देयर विल बी नो रिएक्शन, तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, मतलब C2H5OH और सोडियम कार्बोनेट, तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर सैंपल जो है वो इथेनॉइक
एसिड का हुआ, then there will be evolution of carbon dioxide gas which can be tested by passing this gas into lime water solution which will be turned मिल्की, जो मिल्की हो जाएगा जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेगी। इसकी अब रिएक्शन कैसे होगी वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो इथानोइक एसिड लिया, CH3COOH, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। तो एक तो हमारे पास सोडियम एसिटेट बनेगा CH3COONA, साथ में मिलेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और साथ में वाटर भी बनता है। तो इस चीज से कंफर्म हो जाएगा कि आपके पास किस ट्यूब में कौन सा सैंपल था। रिएक्शन लिखनी है, उन्होंने आपको क्लियर कट बोला है, आप चेक भी कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट बता देना है। एक बार इसका आंसर हम लोग यहाँ से भी देख लेते हैं। तो ये आपके पास फर्स्ट का आंसर है। सेकंड, सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो वही चीज है, सोडियम कार्बोनेट भी ले सकते हैं या सोडियम बाइकार्बोनेट भी ले सकते हैं। इथानॉल रिएक्ट नहीं करेगा, इथानोइक एसिड ब्रिस्क एफरसेंस मतलब बहुत लार्ज एकदम से बबल्स बनेंगे जो CO2 के होंगे। और इस तरीके से आप दोनों में से कोई भी एक रिएक्शन लिख सकते हो, चाहे आप दोनों रिएक्शन ले सकते हैं। हम लोग यहाँ पर इसको बैलेंस, मैंने नहीं की, बैलेंस जरूर करेंगे। यस, मैंने बैलेंस नहीं की, तो काइंडली बैलेंस करना ना भूले। तो इस तरीके से ये रिएक्शन अब आपकी बैलेंस्ड भी हो गई। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 35, why why is it not possible to reconstruct the whole organism from a fragment in complex multicellular organism? कहता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनका बॉडी डिजाइन कॉम्प्लेक्स है, हम उनके एक हिस्से से पूरा ऑर्गेनिज्म कंस्ट्रक्ट क्यों नहीं हो सकता। जैसे स्पाइरोगायरा का एक पार्ट वहां पे मैच्योर होने के बाद स्प्लिट हो जाता था और वो एक पूरे होल ऑर्गेनिज्म में अपने आप को ग्रोथ करवा लेता था, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर है उनमें ये चीज पॉसिबल क्यों नहीं होती। तो उसका बड़ा सिंपल सा आंसर है, जो कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रैंडमली सेल्स का कलेक्शन नहीं होते, रैंडमली कलेक्शन ऑफ सेल्स नहीं है। वो क्या होते हैं, उनके अंदर जो सेल्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं टिश्यूज में, और टिश्यूज ऑर्गेनाइज होते हैं ऑर्गन्स में, और वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और उनकी जो स्पेस होती है वो भी एक फिक्स होती है। तो एक फ्रेगमेंट से या एक पार्ट से कभी भी वो एक होल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो ये हमारे अकॉर्डिंगली आंसर आएगा। अब इनका आंसर भी हम लोग चेक कर लेते हैं। रीजन इज दैट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर नॉट रैंडम कलेक्शन ऑफ सेल, वही बात आ गई। सेल्स ऑर्गेनाइज होते हैं टिश्यूज में, टिश्यू ऑर्गन्स में, और उनकी डेफिनेट पोजीशन है। ये भी लिख देंगे कि उनका जो काम है, फंक्शन है, वो भी फिक्स है। तो इसलिए सेल बाय सेल डिवीजन पॉसिबल नहीं होता या इम्प्रैक्टिबल होता है। ओके, सेकंड है, sexual maturation of reproductive tissues and organs are necessary link for reproduction, इलोसिलेट। कहता है कि सेक्सुअल मैचुरेशन होना रिप्रोडक्टिव टिश्यूज की और ऑर्गेन्स की एक नेसेसरी लिंक है रिप्रोडक्शन के लिए। इसको थोड़ा सा हमने अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो सेक्सुअल मैचुरेशन एक नेसेसरी लिंक है
क्योंकि सेक्सुअल मैच्योरेशन का मतलब है कि एक कंप्लीट न्यू सेट जो है वो चेंजेस का बॉडी में आता है ड्यूरिंग द एज ऑफ प्यूबरिटी। और उस एज में क्या होता है, जो रिप्रोडक्टिव टिश्यूज और ऑर्गन्स हैं वो मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं। स्पेसिफिक जो हार्मोन्स हैं वो बॉडी में रिलीज होते हैं। मेल्स और फीमेल्स में हार्मोन्स डिफरेंट है, और जिससे उनके अंदर सेक्सुअल मैच्योरेशन आता है। अब रिप्रोडक्शन होने के लिए जर्म सेल्स का बनना जरूरी है, और इसी के लिए हार्मोन्स का रिलीज होना भी जरूरी है। लेकिन इसके साथ रिप्रोडक्शन वाले जो टिश्यूज हैं और जो ऑर्गन्स हैं उनका मैच्योर होना भी जरूरी होता है, जो कि प्यूबर्टी के टाइम पे होता है। तो और इसमें हम लोग बात यहाँ पे कर सकते हैं कि जैसे कि फीमेल की बॉडी ने क्या करना है, बच्चे को पालना है। तो जो बॉडी डेवलप्ड है वो ऐसे होना चाहिए कि वो बच्चे को टेक ओवर कर सके, बच्चे को संभाल सके। और सेकेंडली क्या है कि जो मतलब एक सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिसमें कि क्या है कि जर्म सेल्स को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में रिलीज किया जा सके। तो उसके लिए स्पेसिफिक ऑर्गन है, जैसे कि मेल्स के अंदर पेनिस का डेवलपमेंट होता है, और वहां से जर्म सेल जो है वो मेल से फीमेल की तरफ ट्रांसफर होते हैं। तो ये जो है वो हम लोग इसको इन पॉइंट्स के थ्रू अपना आंसर एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक बार इनका आंसर हम लोग देख लेते हैं, क्या है इनका आंसर। ओके, तो इनका आंसर है a whole new set of changes in the appearance of the sorry ये वाला sexual maturation of reproductive tissue is a necessary link for reproduction। हाँ ये तो जरूरी है, क्यों? नीड फॉर स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड जर्म सेल्स टू पार्टिसिपेट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये पहला पॉइंट वही हो गया कि स्पेशलाइज्ड जर्म सेल्स चाहिए, जैसे मेल्स में स्पर्म एंड फीमेल्स में एग इन ह्यूमन बीइंग। बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म हैज टू ग्रो टू इट्स एडल्ट साइज। तो बॉडी को अपने प्रॉपर एडल्ट साइज की तरफ ग्रोथ भी होना है। रेट ऑफ जनरल ग्रोथ बिगिंस टू स्लो डाउन। लेकिन जो जनरल बॉडी का जो ग्रोथ रेट है वो क्या हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। रिप्रोडक्टिव टिश्यू लेकिन मैच्योर होना शुरू हो जाता है। उसके बाद a whole new set of changes in the appearance of the body take place। तो एक नया सेट आता है चेंजेस का, जैसे कि बॉडी प्रोपोर्शन चेंज होते हैं, न्यू फीचर्स अपीयर होते हैं, और इस टाइम को एडोलसेंस के टाइम को भी कॉल्ड प्यूबर्टी। देर आर ऑल्सो चेंजेस टेक प्लेस दैट आर डिफरेंट बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। फिर यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स के चेंजेस की बात कर दी। गर्ल्स में ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होता है, और ब्रेस्ट के टिप पे जो टिप्पल की स्किन का कलर है वो डार्क हो जाएगा। गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है। बॉयज के जो फेस पे थिक हेयर आने जाते हैं, उनकी वॉइस जो है वो क्रैक होनी शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी आपने सेटिंग में पढ़ते हो वो सारा पॉइंट्स में एक्सप्लेन अच्छे से कर दोगे। चेंजेस की बात भी आ जाएगी, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और जर्म सेल्स की बात भी आप कर दोगे, और हार्मोन्स की बात भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, उसके बाद है हमारे पास हाउ आर वेरिएशन यूजफुल फॉर स्पीसीज इफ देयर इज ड्रास्टिक ऑल्ट्रेशन इन द नीचेस। अगर कहता है नीचेस यानी कि आवास जहाँ पे कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की स्पीसी रह रही है, अगर उनमें बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए तो फिर वेरिएशन कैसे हेल्पफुल है या यूजफुल है उन स्पीसीज के लिए। तो बड़ा सिंपल आंसर है, वेरिएशंस का मतलब है कि बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आना। वेरिएशन मतलब चेंजेस आते हैं बॉडी के, और दैट कैन adopt themselves in the changing सराउंडिंग्स, जो कि बदलते हुए सराउंडिंग्स में अपने आप को अडॉप्ट करवा सकते हैं। तो अगर हमारे पास एक एग्जांपल थी जैसे एनसीईआरटी में, कि अगर किसी जगह का टेम्परेचर जो है वो चेंज हो गया है, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है, तो वहां पे मान लो बैक्टीरिया रह रहे थे तो उनका सरवाइव करना डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन जिन बैक्टीरिया के अंदर हीट रेजिस्टेंट का वेरिएंट हुआ तो वो सरवाइव कर जाएगा। और ऐसे ही बहुत सारे बैक्टीरिया हो सकते हैं जिनके अंदर वो वेरिएशन हो कि वो हीट को सरवाइव कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, वो बच जाएंगे और आगे रिप्रोडक्शन कंटिन्यू करते रहेंगे। तो वेरिएशन अगर थी तभी वो सरवाइव कर पाए,
अदरवाइज वो सरवाइव नहीं कर पाते। तो मतलब हम लोग इस एग्जांपल से ये अपना आंसर एक्सप्लेन कर सकते हैं। इफ niches were drastically altered the population could be wiped out। अगर बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए तो पॉपुलेशन साफ हो जाएगी। However, लेकिन कुछ वेरिएशन वर टू प्रेजेंट इन फ्यू इंडिविजुअल्स, कुछ वेरिएशन जो है वो फ्यू इंडिविजुअल्स में प्रेजेंट होगी, तो उनके पास चांस होगा कि वो सरवाइव कर जाए, तो इसलिए वो सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। आप बैक्टीरिया की एग्जांपल जरूर दे देंगे, इससे आपका जो नंबरिंग है वो ज्यादा अच्छे से हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, explain how the uterus and placenta provide necessary condition for proper growth and development of the embryo after implantation। इम्प्लांटेशन होने के बाद एम्ब्रॉय की प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट हो, इसमें यूटेरस और प्लेजेंटा कैसे नेसेसरी कंडीशन प्रोवाइड करता है। तो यूटेरस क्या होता है, इसकी जो लाइनिंग होती है वो ब्लड के साथ भर जाती है, थिक हो जाती है, जिससे कि बच्चे को क्या आ जाएगा, नरिशमेंट उसी ब्लड से बच्चे का होता है। लेकिन ये नरिशमेंट बच्चे तक पहुंचे उसके लिए कौन सा यहाँ पे डिस्क है, प्लाजेंटा है, जो एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये टिश्यू क्या होता है, ये टिश्यू से ऑक्सीजन ट्रांसफर होती है, ग्लूकोज ट्रांसफर होता है, और जो इसके साथ वेस्ट मटेरियल है एम्ब्रोयो का, वो भी प्लाजेंटा के थ्रू ही मदर के ब्लड में मिक्स हो जाता है, जिससे कि बच्चे का एक्सक्रीशन सिस्टम काम करता है। तो यानी कि दोनों मिलके बच्चे का नरिशमेंट कर रहे हैं। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं आंसर में क्या है हमारे पास। लाइनिंग ऑफ द यूटेरस थिकन्स एंड रिचली सप्लाइड विद ब्लड टू नरिश द ग्रोइंग एम्ब्रॉय। तो वही बात हो गई, लाइनिंग इसकी थिक हो जाती है यूटेरस की, ब्लड के साथ भर जाती है, जो कि एम्ब्रॉय की ग्रोथ के लिए जरूरी है। एम्ब्रॉयो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ प्लाजेंटा। प्लाजेंटा की हेल्प से न्यूट्रिशन मिलता है, जो कहाँ पे जुड़ी होती है, यूटेरिन वॉल में जुड़ी हुई होती है। इट कंटेन्स विली ऑन द एम्ब्रॉय साइड। ये एम्ब्रॉय की साइड में विली कैसे अटैच होती है, एम्ब्रॉय की जो साइड वाले टिश्यू होते हैं, टिश्यू के एम्ब्रॉय साइड में वो विली होती है, और मदर साइड पे ब्लड स्पेसेस होती हैं जो विली को सराउंड करती है। इससे लार्ज सरफेस एरिया हो जाता है ताकि ग्लूकोज और ऑक्सीजन पास हो मदर से एम्ब्रॉय में, और एम्ब्रॉय जो है वो वेस्ट मटेरियल भी जनरेट करेगा, जिससे कि मदर के ब्लड में प्लाजेंटा के थ्रू ट्रांसफर किया जाएगा, बच्चे का बोर्न हो जाएगा, यूटेरस की मसल्स में यूरिथमिक कंट्रैक्शन होगी। तो ये बात हमने डिस्कस नहीं की थी, तो ये भी पॉइंट है कि यूटेरस की मसल्स में कंट्रैक्शन हो रहा है तभी बच्चे का जन्म होता है। तो ये, तो इस तरीके से ये हमारा आंसर डन हो जाएगा पॉइंट बी का। ओके, नेक्स्ट वन, 36th, एक सर्किट दिया हुआ है आपके सामने, थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। चलिए, above diagram is schematic diagram of a household circuit। एक घर का सर्किट का डायग्राम दिया हुआ है। तो एक हाउस में बताया गया है कि डायग्राम में 5 यूजेबल स्पेसेस है, 5 जगह यूज कर रहे हैं जहां पे इलेक्ट्रिक कनेक्शन बनाए गए हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो मेंस की वोल्टेज दी हुई है और नेट करंट जो है वो 22 एम्पियर का यहाँ पर आ रहा है। तो पूरे सर्किट में 22 एम्पियर का करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। उसके बाद व्हाट इज द मोड ऑफ कनेक्शन टू ऑल द स्पेसेस इन द हाउस फ्रॉम द मेंस। तो कौन सा कनेक्शन जो है वो बनाया गया है, मतलब सीरीज है या पैरेलल है। तो वी कैन क्लियरली सी कि जो वायर है वो मेन बोर्ड से हर पार्ट में कनेक्ट की गई है, तो इसलिए ये पैरेलल कनेक्शन है। तो वी आर गोइंग टू डू पैरेलल कनेक्शन। तो ये फर्स्ट का हमारा आंसर जो है वो इधर डन हो जाएगा। द स्पेस 5 and 4 हैव सेम रेजिस्टेंस। 5 और 4 का जो रेजिस्टेंस है वो सेम है, एंड स्पेस 3 and 2 हैव रेजिस्टेंस, रिस्पेक्टिव रेजिस्टेंस 220 ओम एंड 30 ओम। जो स्पेस 3 का और 4 का 2 का रेजिस्टेंस है वो 20 and 30 है। मतलब आप कह सकते हैं R3 जो है हमें 20 ओम दे दिया, और R2 जो है वो 30 ओम दे दिया है। R4 और R5 का जो रेजिस्टेंस है वो सेम है, इसको मैं R मान लेता हूँ। स्पेस 1 का जो रेजिस्टेंस है वो 5 से डबल है,
R1 का जो रेजिस्टेंस है R5 से डबल है, तो वी कैन से ट्वाइस ऑफ R हो गया। What is the net resistance for space 5? तो स्पेस 5 के लिए नेट रेजिस्टेंस हमें पता करना है। ओके, सबसे पहले मुझे सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो मैं टोटल रेजिस्टेंस निकालूंगा बाय ओहम्स लॉ। टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा? वोल्टेज अपॉन करंट का फॉर्मूला लगाएंगे, ओहम्स लॉ। वोल्टेज टोटल 220 वोल्ट आ रही है और जो करंट है वो 22 एम्पियर है, तो रेजिस्टेंस आ गया 10 ओहम। तो इसका मतलब है जो सर्किट है वो 10 ओहम का रेजिस्टेंस टोटल प्रोवाइड कर रहा है। अब ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल में हमें पता है रेजिस्टेंस हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 1/R4 एंड 1/R5, क्योंकि 5 स्पेसिस है तो पांचों की बात करेंगे। RT की वैल्यू 10 आई है तो 10 लिख देंगे। R1 R1 की वैल्यू R5 से डबल है, जिसको अपन ने 2R लेट किया है। R2 की वैल्यू हमें दी हुई है 30, जो हमने पहली साइड में लिख ली थी। R3 की वैल्यू 20, R4 की वैल्यू R लेट की हुई है और R5 की वैल्यू भी R लेट की हुई है। अब आप करेंगे क्या? जो R वाली टर्म्स हैं उनको तो वन साइड कर ले और जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको अलग साइड कर ले। तो ये मैंने आर R2R वाली इधर ही रख ली और 1/30 उधर जाके नेगेटिव, 1/20 उधर जाके नेगेटिव हो गया। जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो आई विल गेट 60। 6 माइनस 2 माइनस 3, यहाँ पे 2R एलसीएम आ जाएगा। 2 प्लस 2 प्लस 1, तो 6 में से 5 गए 1, इधर सोल्व कर रहा हूं मैं तो 1/60 हो गया। ये आ गया 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, 5/2R आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 इंटू 60 300/2, तो 150 ओहम आ गया। तो R5 का जो रेजिस्टेंस है, नेट रेजिस्टेंस, वो 150 ओहम आया है। चलिए ए और बी का आंसर हम लोग पहले चेक कर लेते हैं कि हमारा सही है या कहीं अपन गलत तो नहीं कर दे कुछ, क्योंकि अगले आंसर पे इफेक्ट पड़ेगा अगर हमारा गलत हुआ। तो पहला तो यही है कनेक्टेड इन पैरेलल, ये तो सही है हमारा। और ये यस वी आर गेटिंग करेक्ट आंसर, आप देख सकते हो 150 ओम ही आंसर हमारा आ रहा है। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट सी पार्ट। इसमें सी पार्ट है व्हाट इज द करंट इन स्पेस 3। स्पेस 3 में करंट बता दो कितना है। चलिए बता देंगे हम लोग वो भी। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है? ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। यहाँ पे 3 स्पेस की बात हुई है तो R3 लिखेंगे। पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है 220 और R3 की वैल्यू 20 है, तो क्रॉस करके वी विल गेट 11 एम्पियर। यूनिट लगानी है नहीं तो नंबर कट जाएगा। तो ये आसान था अपने लिए। नेक्स्ट है what should be placed between the main connection और rest of the house electrical appliances के बीच में क्या लगाना चाहिए टू सेव देम फ्रॉम एक्सीडेंटल हाई करंट। तो क्या चीज रखेंगे? सेविंग कंपोनेंट की बात हो रही है, आपको सबको पता है वी विल यूज फ्यूज। हम लोग फ्यूज यूज करेंगे, वी कैन से फ्यूज या फिर फ्यूज वायर, ठीक है ना। फ्यूज के अंदर फ्यूज वायर तो होता ही है, तो फ्यूज और फ्यूज वायर का यूज करेंगे ताकि अगर कुछ भी ऐसा एक्सीडेंटल हाई करंट फ्लो करे तो वो वायर मेल्ट हो जाए और हमारा सर्किट जो है वो बच जाए डैमेज होने से, कोई एक्सीडेंट भी होने से बच जाए, डिवाइस भी खराब ना हो, एवरीथिंग शुड बी द सेफ। चलिए तो ये आंसर सी और डी के एक बार चेक कर लेते हैं, हमारे पास कुछ मॉडिफिकेशन होगा तो कर लेंगे। यहाँ पे सी और डी का आंसर नहीं दिए हुए हैं, एक मेरे पास एक और सोर्स है, मैं वहां से चेक करके आपको बताता हूँ। तो सी का जो आंसर है वो यहाँ पे भी नहीं है। ओके चलिए खैर ये तो मतलब हमारा क्लियर है ही है। कैलकुलेट तो इसी तरीके से होगा, आंसर मिल जाते तो थोड़ा सा और ज्यादा बेटर होता। चलिए ओके। तो
वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस से करंट निकल गया और फ्यूज वायर जो है वो आंसर आएगा। तो इस तरीके से हमारा डन हो गया। तो सेक्शन डी हम लोगों का आज कंप्लीट हो गया है। तो सेक्शन ई रह गया है जिसे हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड पढ़ाई करते रहे। थैंक यू।